हुए आज। तो है ना, फिर कुछ इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड मैंने बताए थे, उसमें उनके नेम क्या होते हैं, जैसे एल्डो ट्राइओज, एल्डो टेट्रोज, एल्डो डोज, एल्डो हेक्सोज, ऐसा है ना। तो एल्डो हेक्सोज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी दूसरे हमने देखे थे, जैसे ग्लिसरल्डिहाइड, एथ्रियोज, इथ्रियोज, राइबोज, राइबिलोज, ये सब भी हमने देखे हैं पहले भी। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं क्या, फिर हम लोग एल्डो हेक्सोज के बारे में बात कर रहे थे। Yes, sir. When is today's lecture? तुम्हारे बैच का नहीं है, ठीक है। वेलोज, एल्ट्रोज, मैनोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, गुलोज, ये था। और इसमें मैंने ट्रिक बताई थी, इस ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं ना। इसके अलावा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने देखा, फिर स्ट्रक्चर 3D में स्ट्रक्चर देखा, फिर देखा 3D स्ट्रक्चर से साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, फिर मैंने कुछ एग्जांपल्स करवाए थे तुम्हें, फिर एपीमर एनोमर का डेफिनेशन करवाया, फिर उसके ऊपर बेस्ड एक मैचिंग करवा दिया। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल का लेक्चर 2, है ना। वैसे तो एक ही लेक्चर में खत्म हो जाता है ये जनरली चैप्टर, बट कल हमने थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा था ना। अब हम लोग बात करते हैं फ्रक्टोज के बारे में ना। फ्रक्टोज क्या होता है? फ्रक्टोज इज कीटोहेक्सोज, मतलब कीटोन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, 6 कार्बन होंगे और ओस तो होता ही है। ठीक है, इसका 3D स्ट्रक्चर हम लोग देखें। थ्री डी स्ट्रक्चर देखो, कीटोन तो होगा ही, ऊपर CH2OH, फिर 1 2 3, फिर CH2OH, थर्ड कार्बन पर OH लेफ्ट साइड पे, बाकी में राइट साइड पे। तो दिस इज फ्रक्टोज। कौन सा वाला? डी वाला, डी फ्रक्टोज। एटलीस्ट ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर तो हमें याद होना ही चाहिए। ठीक है, अब अगेन इसमें क्या करता हूं मैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता हूं ना। इसमें देखो कायरल कार्बन कितने कितने, बोलो। 3 कायरल कार्बन, है ना। अब इसमें वही साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करते हैं, नीचे स्विचेस करके कैसे भी करके OH को नीचे लाओ। तो एक एक करके हम इनको धक्का देंगे, तो OH, CH2OH और H यहाँ पर आ जाएगा, फिर OH, फिर ये H, फिर OH, फिर ये H, फिर C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O पीछे लिख देता हूँ मैं ऐसा, फिर ये CH2OH। अब देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होगा, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ ना। चलो डायरेक्ट नहीं बनाता हूँ, एक बार और लिख देता हूँ, डायरेक्ट बनाऊंगा अच्छा नहीं लगेगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, देखना क्या है साइक्लिक स्ट्रक्चर। ऐसा CH2OH, 1 2 3 ऑक्सीजन, फिर ये कनेक्ट होगा इससे, फिर ये OH, फिर OH, H, OH, H, CH2OH, H। ऐसा ही होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर, बोलो। हाँ सर। है ना। अब इसमें कायरल कार्बन कितने? 4। उसमें भी एक कायरल कार्बन बढ़ गया था, इसमें भी एक कायरल कार्बन बढ़ जाएगा फ्रक्टोज में भी, है ना। अब देखो जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था पायरानोज से आया था, वैसे ये फ्यूरेन से आएगा, फ्यूरेन वाली रिंग से रिजेंबल करेंगे इसको, इसलिए इसको फ्यूरानोज बोलते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा देखो, और साइक्लिक स्ट्रक्चर जैसे उसमें अलग साइकिल पे बनाया था, इसमें इस साइकिल पे बनाएंगे। उसमें और इसमें साइकिल में फर्क क्या रहेगा, किस चीज का फर्क है? डबल बॉन्ड 2 आएंगे इसमें। अबे कौन से डबल बॉन्ड, रिंग में कहाँ डबल बॉन्ड है? साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या फर्क है उसमें और इसमें? वो 6 मेंबर का था। हाँ वो 6 मेंबर का था, वो ऐसा था 6 मेंबर का, ये 5 मेंबर का है, 5 मेंबर का ही साइकिल है, वहां 6 मेंबर का था, है ना। अब देखो नंबरिंग कर रहे हैं हम लोग, है ना। अगेन इसमें भी वही रूल है, राइट वाला डाउन में जाएगा और इधर वाला अप में जाएगा, है ना। तो देखो
ऑक्सीजन से कनेक्टेड कार्बन कौन है? ऐसे ऐसे होगा इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन से कनेक्टेड कार्बन कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन से कनेक्टेड कार्बन कौन कौन से हैं? 5 और 2। 5 और 2 है ना। एक सेकंड रुकिए, चेक कर लेता हूं मैं। हाँ आ गया मेरा नेटवर्क। वॉइस आ रही है? हेलो, ठीक है। अरे वो मैंने वाईफाई चेंज किया नेटवर्क, इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, वॉइस आ रही है। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, सब बढ़िया है। चलिए, हम बोलते हैं कि जो मेरा ऑक्सीजन है वो एक तो 2 कार्बन से कनेक्टेड है और एक 5 कार्बन से कनेक्टेड है। इतनी बात समझ आती है? बोलो। हाँ सर। तो अब देखो 2 कार्बन को छोड़ो, 3 कार्बन से स्टार्ट करते हैं। 3 कार्बन पर H नीचे आएगा, OH ऊपर आएगा। 4 कार्बन पर OH नीचे आएगा। अरे यार क्या है ये, 4 कार्बन पर OH नीचे आएगा, H ऊपर आएगा। 5 कार्बन पर H नीचे आएगा, CH2OH ऊपर आएगा। अब अगेन जैसे वो रिंग पायरेन से रिजेंबल था, या फ्यूरेन से रिजेंबल है, तो इसको बोलेंगे डी फ्रक्टो फ्यूरानोज। जैसे इसको पायरानोज बोल रहे थे, इसको फ्यूरानोज बोलेंगे। अब ये अल्फा होगा या बीटा होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा कि OH और CH2OH किस साइड में है। अगर ये OH में नीचे लगा दूं और सेकंड वाले कार्बन का CH2OH ऊपर लगा दूं, तो ये क्या है, अल्फा या बीटा? बीटा। अल्फा ना। अल्फा। अल्फा में मैंने बोला था OH, ये वाला OH और 5th कार्बन का CH2OH ऊपर अपोजिट साइड होगा तो अल्फा होगा। समझे? बोलो। हाँ। अब मैं एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं सेम ऐसी ही, तुम मुझे बताना वो स्ट्रक्चर किसकी है। CH2OH OH HOH OH H CH2OH। इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दूंगा? बीटा डी बीटा डी फ्रुक्टोनोज। फ्रुक्टोज। बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। समझ आ रही है कहानी? ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन को मैं पता है क्या बोलूंगा, एनोमेरिक कार्बन। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा इसको एनोमेरिक कार्बन क्यों बोल रहे हैं? बोलो। एनोमेरिक कार्बन, अच्छा तुम ये चीज बोल सकते हो ना, एक चीज ये तो मैं बोल सकता हूं, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज एक दूसरे के एनोमर है, क्योंकि एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। बट फर्स्ट वाला जो कार्बन है उसी के रिस्पेक्ट में इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हुआ है।
सर वो कार्बन पे डिपेंड करेगा कि अल्फा होगा कि बीटा। नहीं, उस कार्बन पे ही तो डिपेंड कर रहा है ना। उस वो कार्बन जिसके अलोंग स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हुआ वो टॉप कार्बन होना चाहिए। अगर वो टॉप कार्बन है तो ये क्या बन जाएंगे, एनोमर बन जाएंगे। तो जिस कार्बन के अलोंग स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हुआ उस कार्बन को एनोमेरिक कार्बन बोला जाता है। समझे मेरी बात? हाँ सर। देखो दो चीजें एक दूसरे के एनोमर है या नहीं इसके बारे में मैं तुम्हें कल बता चुका था। ठीक है, कि अगर टॉप कायरल कार्बन के अलोंग स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हुआ है तो एनोमर होंगे, है ना। और जिस कार्बन के अलोंग स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हुआ है उस टॉप वाले कार्बन को ही क्या बोलेंगे, बोलो? उसको बोलेंगे एनोमेरिक कार्बन। समझ में आई बात? हाँ सर। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा एल फ्रक्टोफ्यूरानोस। बीटा एल फ्रक्टोफ्यूरानोस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। हो गया? हाँ सर। देखो इसके लिए पुले मुझे एल फ्रक्टोज बनाना पड़ेगा तो मैं पहले एल फ्रक्टोज ड्रॉ कर देता हूँ। एल फ्रक्टोज क्या होगा, डी फ्रक्टोज का मिरर इमेज होगा। डी फ्रक्टोज का मिरर इमेज मैं लेता हूँ तो मुझे एल फ्रक्टोज मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज एल फ्रक्टोज। ठीक है, मेरे बैकग्राउंड से ज्यादा नॉइज आ रहा है क्या? हाँ सर। अभी यार देखो घर में बड़ा धुआंधार काम चल रहा है हमारे, कितने दिन से परेशान है सभी लोग। तो है ना, अब हम देखो क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट करूंगा ना, डायरेक्ट टेक ना। CH2OH है ये कार्बन है, ये OH है। फिर है ना, फिर ये तीन लोगों में इनको धक्का देंगे तो ये O तो यहाँ आएगा, ये H यहाँ आएगा, ये CH2OH यहाँ आएगा।
ये OH यहाँ, ये H यहाँ, ये OH यहाँ, ये H यहाँ। कुछ भी करो, बस OH को बॉटम पे ले आओ, है ना। क्या करके? OH को बॉटम पे ले आओ A1 स्विचेस करके, फिर ये कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब ये 1 नंबर कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब हमें रिंग बनाना है ऐसा फ्लोरीन वाला, ठीक है। अब मुझे पता है कि जो ऑक्सीजन है वो किससे कनेक्टेड है, 2 और 5 से। 2, 3, 4, 5। 3 से शुरू करो। 3 पे OH नीचे, H ऊपर, H नीचे, OH ऊपर, CH2OH नीचे और H ऊपर। अब बीटा बनाना है तो OH को कहाँ रखना पड़ेगा, 1 सेकंड वाले OH को, सेकंड वाले OH को कहाँ रखना पड़ेगा नीचे। बीटा बनाना, नीचे नीचे यहाँ, और ऊपर आएगा CH2OH। तो ये क्या मिल गया, बीटा एल फ्रक्टोफ्यूरनोज। समझ गए? बोलो। सर एक बार वो अल्फा का स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं क्या? अल्फा का स्ट्रक्चर, वाला अल्फा एल फ्यूरेनोस का। अल्फा एल तो बनाया नहीं, बीटा एल बनाया या फिर अल्फा डी बनाया हमने, अल्फा डी। ठीक है सर। ये रहा अल्फा डी, ये रहा ओके सर। अल्फा डी और बीटा डी दोनों ही है, दिख गए? हाँ सर अभी समझा। अब देखो, एक मैं नोट डाल के एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काम आएगा कभी ना कभी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, एक सेकंड रुके। जैसे मान लीजिए कि हमने ना अभी तक इस तरह से पढ़ा है, किसको? हमने अभी तक इस तरह से पढ़ा है पायरेनोज को। अगर ये कभी बोल दे इस तरह से नहीं, इस तरह से बनाओ, तो हम बोलेंगे हाँ बना देंगे, ठीक है। तो बनाने का ट्रिक क्या है? ट्रिक सिंपल है, बस उल्टा पटक दो, है ना। उल्टा कैसे पटकना है, देखो मैं बनाऊंगा तो तुम खुद अज्यूम करना कि मैंने कैसे किया है ना। देखो मैं ना रफ लिख के बना रहा हूँ, मतलब यहाँ पर वो H2OH CH2OH और ये नहीं बोलूंगा। ये दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री इक्वल है, ट्रिपल इक्वल के साइन लगे, मतलब दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री इक्वल है ना। देखना मैं उल्टा पटकूंगा इसको, कैसे? देखो मैं बताता हूँ कैसे। इस कार्बन को 1 नंबर मान लो, इसको 2, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। अब उल्टा है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे दोनों की इक्वल होगी? तो कैसे करना पड़ेगा, अगर मान लो ए के ऊपर ए और बी है, सेकंड के ऊपर सी और डी है, ई और एफ है, जी और एच है, यहाँ पर एक्स और वाई है, तो इस 1 इसको उल्टा पटको, इसको उल्टा पटको ऐसे, इस स्ट्रक्चर को इस तरह से उल्टा पटको कि ये जो ऑक्सीजन इधर राइट में दिख रहा है ना, ये लेफ्ट में आ जाए, है ना। उल्टा पटको, तो देखो 5 वाले कार्बन उधर चले जाएंगे, तो उल्टा पटकेंगे तो y ऊपर आ जाएगा, x नीचे। 4 वाले में भी ये g है, g नीचे आ जाएगा, h ऊपर। थर्ड वाले में भी e नीचे आ जाएगा, f ऊपर। c नीचे आ जाएगा, d ऊपर। a नीचे आ जाएगा, b ऊपर। समझ में आया कैसे मैंने किया है? हाँ सर। हाँ सर। तो इन दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, सेम है। नंबरिंग अपोजिट साइड से करने लग गए हम लोग, तो ऐसा हो जाएगा। पहले नंबरिंग चल रही थी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5, अब 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज चल रही, तो दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम है। देख लो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो अगर फ्यूरानोज में हो, फ्यूरानोज में भी सेम है, नंबरिंग को चेंज कर दो ऑर्डर। मतलब कैसा है देखो, मैं इसमें OH और वो नहीं लगाया, वो तुम्हें देखना पड़ेगा बाद में। जैसे अगेन इसमें जैसे नंबरिंग वही है, यहाँ से स्टार्ट है 1 2 3 4 क्लॉकवाइज। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज कर दूं नंबरिंग 1 2 3 4, तो इसमें भी सेम है, उल्टा पटको उल्टा। जैसे मान लो ये X और Y है, ये W और V है, ये P और ये R है, ये Q और ये M है। तो 4 पे देखो कैसा होगा, M ऊपर था तो M नीचे आया, Q ऊपर चला गया।
P नीचे आया, R ऊपर चला गया, W नीचे आया, V ऊपर चला गया, X नीचे आया, Y ऊपर चला गया। अगर नंबरिंग का ऑर्डर चेंज कर देते हैं हम लोग तो जो ग्रुप ऊपर नीचे लगे उनका पोजीशन भी क्या हो जाएगा, बोलो, अपोजिट चेंज, अपोजिट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। तो ऐसे स्टीरियोकेमिस्ट्री ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम है। ये एग्जांपल नंबर मैंने 1 था, ये एग्जांपल नंबर 1 था, ये एग्जांपल नंबर 2 है। चलिए, तुम्हें एसिटल, हेमी एसिटल, कीटल पता है या भूल गए? जैसे मैं बोलूं, एक तो होता है हेमी एसिटल, एक होता है हेमी कीटल, एक होता है एसिटल, एक होता है कीटल, है ना। हेमी एसिटल क्या होता है? कार्बन के एक तरफ H हो, एक तरफ OH हो, एक तरफ OR हो, एक तरफ R डैश हो, है ना। ये तो होता है हेमी एसिटल, मैंने बताया तुम्हें पहले भी। हेमी कीटल क्या होता है? हेमी कीटल इज R डैश R, OR डबल डैश और OH। एसिटल क्या होता है? एसिटल होता है, एसिटल में कुछ नहीं करना, OH की जगह OR लगा देना बस। कीटल में तो H आएगा ही नहीं, OR R डैश, OR डबल डैश, R ट्रिपल डैश। देखो कॉमन क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्रुप है ना, कार्बन के जो लेफ्ट हैंड साइड पे दो दो ग्रुप लगे, सभी में कॉमन है OR और R, OR और R, OR और R, OR और R, OR और R। जो राइट हैंड वाले ग्रुप है वही चेंज हो रहे हैं। अगर हेमी हेमी करके आता है तो OH ग्रुप तो फिक्स है, एसिटल होगा तो H, कीटल होगा तो R। और एसिटल आता है या कीटल आता है तो OH वाले ग्रुप को तो OR से रिप्लेस करना है और H और R डैश एज इट इज रखना है, ठीक है। अब कैसे भी याद रखो, तुम्हें याद रखने हेमी एसिटल ग्रुप क्या होते हैं, हेमी कीटल क्या होते हैं, एसिटल क्या होते हैं और कीटल क्या होते हैं। ये अभी क्यों बताए हैं, अभी मैं बताता हूँ इनका यूज। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अकॉर्डिंग टू रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन क्या है, तो कैसे पता लगाएंगे? तो हम बोलते हैं दो तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक तो होती है रिड्यूसिंग शुगर, है ना, और एक होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो कैसे पता लगाएंगे कौन रिड्यूसिंग शुगर है, कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? तो हम बोलेंगे कि जो पॉजिटिव टॉलेन एंड फेलिंग टेस्ट दे दे, पॉजिटिव टॉलेन एंड फेलिंग टेस्ट, वो तो है कौन, रिड्यूसिंग शुगर। और जो नेगेटिव टॉलेन एंड फेलिंग टेस्ट दे तो वो होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो हम बोलते हैं कि ठीक है, हमें पता है कि एल्डिहाइड सारे टॉलेन और फेलिंग टेस्ट देते हैं और कीटोन टॉलेन और फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं, हमने पढ़ा है पहले। बट हमारी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर को देख के हमें एल्डिहाइड और कीटोन का पता लगा सकते हैं कौन एल्डिहाइड से बना कोई कीटोन से? नहीं पता लगा सकते ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर में सिर्फ OH ही OH दिखता है। 3D हो और चेन हो तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें एल्डिहाइड है या कीटोन है, बट साइक्लिक में पता नहीं लगता। तो साइक्लिक में कैसे पता लगाएंगे? तो हम बोलते हैं देखो साइक्लिक में हम लोग कैसे पता लगाते हैं, तो हम बोलेंगे क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या, हाउ टू आइडेंटिफाई रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर कैसे पता लगाएंगे? तो हम बोलेंगे क्या कि साइक्लिक फॉर्म ऑफ शुगर मस्ट कंटेन हेमी एसिटल और हेमी कीटल ग्रुप। अगर उसमें हेमी एसिटल या हेमी कीटल ग्रुप हुआ तो वो रिड्यूसिंग होगी, है ना।
हेमी एसिटल का मतलब क्या होता है, वापस से लिख देता हूँ। हेमी एसिटल इज दिस, OH और H, OR और R। हेमी कीटल मतलब OR और R डैश तो कॉमन है, इधर OH और R डैश, ये ग्रुप होने चाहिए तो हम बोलेंगे कि वो मेरी क्या होगी, रिड्यूसिंग शुगर होगी। नहीं होगा तो नॉन रिड्यूसिंग। समझ आ रही है इतनी बात? हाँ सर। चलिए अब जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखा क्या, आइडेंटिफाई द गिवन शुगर रिड्यूसिंग और नॉट। ठीक है, हमें पता लगाना है कि शुगर रिड्यूसिंग है या नहीं है। पहला दे रखा है हमको ऐसा, इसको पता लगाना है रिड्यूसिंग है या नहीं है। दूसरा दे रखा है, पहले वाला पता लगाओ जब तक। बताओ दोनों में से कौन सी रिड्यूसिंग है और कौन सी नॉन रिड्यूसिंग? सर फर्स्ट वाला रिड्यूसिंग है। फर्स्ट वाला रिड्यूसिंग है, क्यों? सर क्योंकि उसमें ऊपर ORH और OR और OH ग्रुप है। देखो कार्बन के पास देखो, आई थिंक कौन से कार्बन को देखना पड़ेगा, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पर देखो है ना, एक हाइड्रोजन भी होगा यहाँ पर। तो इस कार्बन पे देखो, इस पर OH भी है, OH भी है OR है, इस कार्बन पर OR कनेक्ट है, OR है ना, ये आगे वाला है देखो हाँ ना, सर। ये वाला पूरा ग्रुप OR ही तो है, बोलो। हाँ तो OR भी हमारे पास है, ठीक है, OH है, OR है, H है, लास्ट क्या बच गया, लास्ट बच गया R, तो बचा हुआ इधर वाला R ही है। तो हाँ, इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, हमें हमारे पास देखो H है, OH है, R है, OR है, मतलब कौन सा ग्रुप है इसमें, हेमी हेमी एसिटल। हेमी एसिटल। तो ये कैसा हो गया, रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग, है ना। दूसरे वाले को देखो, जनरली ऑक्सीजन से कनेक्टेड कार्बन पर ही फोकस करना होता है। जो कार्बन है ना, वो ईथर वाला ऑक्सीजन लिंकेज है ना, ईथर वाला, उससे कनेक्टेड कार्बन पे ही फोकस करे तो जल्दी आंसर आएगा। मतलब इसमें तो ये दो कार्बन ये थे जिन पे फोकस करना था, इसमें देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, इन पे फोकस करें। हमें OH और OR तो ढूंढना ही ढूंढना है। ये वाला नॉन रिड्यूसिंग है। ये वाला कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग है। कैसे है नॉन रिड्यूसिंग, कोई सा भी देख लो, किसी पे भी हेमी एसिटल और एसिटल ग्रुप नहीं दिखेगा, मतलब कोई ऐसा कार्बन नहीं है जिसके पास OH और OR एक साथ मिले। OH और OR और R और R डैश और ये H तो अलग है, ठीक है, OH और OR एक साथ मिले, कोई भी नहीं है ऐसा, एक भी कार्बन ऐसा नहीं है जिस पे OH और OR है। कोई दिख रहा है तुम्हें ऐसा कार्बन जिस पर OH और OR हो? नहीं।
नहीं है, ठीक है, तो हम बोलेंगे ये नॉन रिड्यूसिंग है। अब देखो कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूं मैं, क्या मैं बोलता हूं, ऑल मोनोसैकेराइड्स, all monosaccharides and oligosaccharides, ब्रैकेट में लिख देता हूं, एक्सेप्ट सुक्रोज, except sucrose are reducing sugar। जितने भी मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड है सभी रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, शुगर को छोड़कर, ठीक है, सॉरी सुक्रोज को छोड़कर। सेकेंड पॉइंट, ऑल पॉलीसेकेराइड्स एंड सुक्रोज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो ये तो हमने शुगर पता लगा ली कौन सी रिड्यूसिंग होती है कौन सी नॉन रिड्यूसिंग, और कुछ उसके बारे में पॉइंट लिखने थे वो लिख ली। नेक्स्ट चीज हम लोग पढ़ते हैं म्यूटा रोटेशन। क्या होता है म्यूटा रोटेशन? हम लोग बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं when one of the pure glucose ionomer is dissolved in water, a change in specific rotation is observed. When the alpha ionomer dissolve, its specific rotation gradually decreases from initial 110 to 52.7, है ना। क्या है इसके बारे में बताता हूं मैं, तुम भी रुक जाओ। फिर आगे लिखा है when the pure beta ionomer dissolves, its specific rotation gradually increases from plus 119 डिग्री, गलत लिख दिया, फ्रॉम प्लस 19 डिग्री टू 52.7 डिग्री, है ना, इतना। द चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन इज म्यूटा रोटेशन। नेक्स्ट लिखा है ऑल रिड्यूसिंग शुगर विल म्यूटा रोटेट। होता क्या है, जैसे मान लो हमने दो ग्लूकोज लिए, साइक्लिक में ही अल्फा और बीटा डिफाइन होते हैं। एक चीज याद रखना, साइक्लिक में ही अल्फा और बीटा डिफाइन होते हैं। जैसे मान लो एक अल्फा डी ग्लूकोज है एक बीटा डी ग्लूकोज है, तो ठीक है, ये दोनों क्या रहते हैं, ओपन चेन के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ओपन चेन के साथ इक्विलिब्रियम में रहेंगे। सिर्फ ग्लूकोज के लिए नहीं, ग्लूकोज का तो मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है, सिर्फ ओपन चेन में अल्फा बीटा डिफाइन नहीं होता, ठीक। अब हम बोलते हैं क्या कि अगर हमारा अल्फा ग्लूकोज लिया है मैंने, तो अल्फा ग्लूकोज क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज का, प्योर अल्फा ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन 112 डिग्री होता है। ऐसे ही जो प्योर बीटा ग्लूकोज होता है
उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है प्लस में 19 डिग्री होता है, बट ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं किसके साथ, ओपन चेन के साथ। और इक्विलिब्रियम पे एक स्पेसिफिक रोटेशन का एक इक्विलिब्रियम वैल्यू वाला अचीव करते हैं, वो इक्विलिब्रियम वाला वैल्यू कितना है, 52.7 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 52.7 डिग्री है ना, 52.7 डिग्री। तो अगर अल्फा ग्लूकोज लिया तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन कम हो जाएगा और बीटा लिया तो उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि उनकी जो वैल्यूज है उनसे इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहे हैं। अल्फा ग्लूकोज हुआ तो कम होगा, बीटा ग्लूकोज हुआ तो बढ़ जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है, हम बोलते हैं कि अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। अब तुम देखो इक्विलिब्रियम के साइन जो मैंने लगाए वो बड़े छोटे लगाए, इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका, बोलो भाई। जल्दी एस्टेब्लिश होता है। जैसे मैंने इक्विलिब्रियम का साइन ऐसा लगाया है, तो इसका मतलब क्या है, ए से बी जाने में टाइम लगेगा, लेकिन बी से आने में कम टाइम। नहीं, इसका मतलब है ए से बी में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, बी से ए में आने की टेंडेंसी कम है। रिएक्शन फॉरवर्ड में ज्यादा शिफ्टेड रहेगी, ठीक है, बैकवर्ड में नहीं रहेगी शिफ्टेड, फॉरवर्ड में ज्यादा शिफ्टेड रहेगी। ऐसा ही सेम है, ये ओपन चेन की तरफ दोनों ही शिफ्टेड नहीं है, दोनों ही साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ शिफ्टेड है। तो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो ओपन चेन के साथ इक्विलिब्रियम में है, बट स्टेबल साइक्लिक ही है, इसलिए इक्विलिब्रियम साइक्लिक की तरफ शिफ्टेड रहेगा। तो जितना स्पेसिफिक रोटेशन में चेंज होता है उसी को मीटर रोटेशन बोलते हैं, समझ गए। हाँ। अब हमारे पास एक लास्ट पार्ट और बचा है, डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड में एक टेबल है, वो हमें याद रखनी ही पड़ेगी, ठीक है, टेबल है वो हमें याद रखनी ही पड़ेगी। टेबल क्या है सुनो, हम लोग 3 डाइसैकेराइड के बारे में बात करेंगे, तो मैं पहले टेबल बना लेता हूँ। टेबल में देखो कुछ ऐसा होगा, 1 2 3 4 4 कॉलम बनेंगे, पहला वाला छोटा, लास्ट वाला छोटा, ये कुछ ऐसा है ना, 1 2 3, ठीक है। पहले वाला डाइसैकेराइड है वो है माल्टोज, सेकंड वाला है सुक्रोज, थर्ड वाला है लैक्टोज। बनेगा किससे, ये बनेगा ग्लूकोज और ग्लूकोज से। डाइसैकेराइड बनेंगे किससे, 2 मोनोसैकेराइड होंगे उनसे ही तो बनेंगे डाइसैकेराइड, बोलो। हाँ सर। ये बनेगा किससे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ये बनेगा किससे, गैलेक्टोज और ग्लूकोज से। इसी ऑर्डर में याद रखें, जैसे मैंने गैलेक्टोज को पहले लिखा है ग्लूकोज को बाद में, तो इसी ऑर्डर में याद रखें। लिंकेज कौन सा होगा, इसमें C1 और C4 लिंकेज होगा। जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, मैंने बताया था मोनोसैकेराइड कनेक्ट होकर डाइसैकेराइड बनाएंगे तो उनके बीच में एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। यहाँ पर C1 और C2, पहले और दूसरे कार्बन में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, यहाँ पर C1 और C4। ग्लूकोज कौन सा लेना है, तो हम बोलेंगे इन ये दोनों ही अल्फा ग्लूकोज है, ये अल्फा ग्लूकोज और ये बीटा फ्रक्टोज, ये दोनों ही बीटा है, ये दोनों एक बीटा गैलेक्टोज एक बीटा ग्लूकोज। और जो बनेगा हमारा डाइसैकेराइड वो कौन सा होगा, तो वो होगा अल्फा, ये भी होगा अल्फा और ये होगा बीटा। कैसे बनाना है तो देखो, मैं तुम्हें एक बना के बता रहा हूं, कौन सा, माल्टोज। माल्टोज में बना के बता रहा हूं, बाकी 2 तुम्हें बनाने। तो देखो मैं तुम्हें बना के बता रहा हूं माल्टोज। माल्टोज किससे बन रहा है, माल्टोज किससे बन रहा है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज। पहले तो अल्फा ग्लूकोज मैं तुम्हें दिखा दूं शकल अल्फा ग्लूकोज। तो देखो अल्फा ग्लूकोज क्या होगा,
ये अल्फा ग्लूकोज है, जिसमें नंबरिंग भी हम करना चाहें तो कर दे 1 2 3 4 5 6। अब दो अल्फा ग्लूकोज को कनेक्ट करके हमारा क्या बनेगा, माल्टोज। तो देखो कैसे कनेक्ट करना है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस किस के बीच में है, किस किस के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, C1 और C4 C1 और C4। तो देखो पहले तो मैं ड्रॉ कर देता हूं अगेन, वापस से सेम, दोनों ही अल्फा ग्लूकोज है। तो देखो ऐसा होगा HOH HOH OH H OH H H CH2OH। इधर भी सेम वही है, CH2OH H H OH H OH H OH OH H। अब देखो कार्बन का नंबरिंग में कर रहा हूँ, कार्बन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस किस के बीच में है, 1 and 4 1 and 4। तो 1 and 4 को कनेक्ट करो, दो OH है इनको, अरे यार दो OH है उनको कनेक्ट करो, किससे, बॉन्ड से कनेक्ट करो दो OH को, और दो OH कनेक्ट होंगे तो क्या होगा, यहाँ पर दो OH थे वो कनेक्ट हुए, क्या निकल गया यहाँ से, वाटर निकल गया है ना। तो ऐसा मत समझना बैंड हुआ तो एक नया कार्बन आया, नहीं, दो OH कनेक्ट हुए, यहाँ से वाटर निकल गया, तो ये क्या बन गया हमारा, माल्टोज। अब मुझे बताओ ये माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं। वैसे हमने पता है, पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया है पॉइंट्स, ऑल मोनोसेकेराइड एलिगोसेकेराइड एक्सेप्ट सुक्रोज आर रिड्यूसिंग। तो डाइसेकेराइड ओलिगोसेकेराइड की कैटेगरी में आते हैं, तो रिड्यूसिंग होना चाहिए। क्यों है, देखो इसको, देखो इसको, इस पर OH और OR है OH और OR। हाँ तो यहां से क्या पता चल रहा है, ये क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। बस हेमी एसिटल है, हेमी कीटल देखना है। अच्छा मैंने माल्टोज बना दिया, बचे हुए सुक्रोज और लैक्टोज तुम बना सकते हो, हाँ सर। बनाओ फिर, बना के बताओ।
हुआ क्या? बोलो। हाँ सर। देखो ना, मैं सबसे पहले ना लैक्टोज बताता हूँ ना तुम्हें। लैक्टोज कैसे बनेगा? माल्टोज हमने देख लिया, लैक्टोज देखो। लैक्टोज किससे बन रहा है? गैलेक्टोज, बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज से। तो एक बार ना मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, तुम मुझे बताना मैंने सही बनाई है या नहीं। ठीक है। इधर तो लिख रहा हूँ बीटा गैलेक्टोज। नहीं, लिंकेज कौन सा है? C1 और C4 है ना। ठीक है, बीटा गैलेक्टोज। इधर लिख रहा हूँ बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज तो बस OH को ही तो ऊपर नीचे करना है। तो एक सेकंड रुकिए, मैं बनाता हूँ स्ट्रक्चर वरना। OH H फिर OH H HOH OH H OH H CH2OH और H। ये क्या बनाया मैंने? 4 होगा ना यार। बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज, ये क्या बनाया मैंने? सेकंड रुकिए, मुझे स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार वापस से। ग्लूकोज और गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर में फर्क क्या है? ग्लूकोज में थर्ड वाला लेफ्ट पर है, गैलेक्टोज में थर्ड फोर्थ दोनों ही लेफ्ट पर है। okay. तो हमने जो बनाया है ना, हमने जो बनाया है वो क्या बनाया है? फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला लेफ्ट पे। लेफ्ट मतलब ऊपर जाएगा। ठीक है, इसमें फोर्थ वाला लेफ्ट पे। तो ये सही है। ये हमने क्या बनाया है? बीटा गैलेक्टोज। तुम देख सकते हो थर्ड और फोर्थ लेफ्ट में होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो जो लेफ्ट में होता है वो OH ऊपर जाता है। सही है बीटा गैलेक्टोज। बोलो। हाँ अब बीटा ग्लूकोज की बारी। अब बीटा ग्लूकोज में 1 और 4 वाला लिंक होगा, है ना। अब बीटा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज में फर्क किस चीज का है? अल्फा ग्लूकोज में OH नीचे था, बीटा ग्लूकोज में OH कहां जाएगा? ऊपर। बस यही तो फर्क है, बाकी कुछ थोड़ी फर्क है। CH2H HOH और ऊपर OH, इधर H, इधर H, इधर OH। बोलो मैंने सही बनाया क्या बीटा ग्लूकोज? किसी को गलत तो नहीं लग रहा? सही बनाया बीटा ग्लूकोज। हाँ सर। अब देखो, अब इसमें वाटर निकालना है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाने के लिए। तो देखो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कुछ ऐसा बनेगा, समझ गए? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब लास्ट बनाते हैं सुक्रोज। सुक्रोज अगेन क्या है? सुक्रोज इज बीटा, बीटा नहीं, अल्फा बीटा, अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज। तो अल्फा ग्लूकोज तो हमें पता ही है ना। अल्फा ग्लूकोज क्या होता है तो हमें पता ही है। अल्फा ग्लूकोज देखो अभी बना देता हूं मैं देख देख के। HOH HOH OH H OH H CH2OH और H। ये क्या है? अल्फा ग्लूकोज। और बीटा फ्रक्टोज ऐसे बनेगा 5 मेंबर की रिंग में। बोलो। हाँ थोड़ी देर पहले ही ऊपर हमने बनाया था, देख लेते हैं। हाँ, कहाँ बनाया था? ये रहा।
बीटा एल फ्रक्टेनोज, तो ये तो एल वाला था हमें, तो ये रहा बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज है ना। तो देखो इसको देख लो ध्यान से, OH ऊपर है, OH ऊपर ऊपर फिर नीचे है ना, 2 ऊपर फिर 1 नीचे है बस, तो CH2 अपोजिट है। तो ऐसा है, 2 ऊपर है और 1 नीचे है, फिर ये CH2OH, बीटा है तो CH2OH क्या होंगे, अपोजिट होंगे, तो ऐसा बन रहा है ये। तो अब इसमें कैसे मैं बनाऊं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? देखो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसका बोला है, 1 और 2 कार्बन का। अब देखो तुम्हारे को दिक्कत हो गई, फ्रुक्रोज में बोला है 1 और 2 कार्बन का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये इसका 1 कार्बन है और ये इसका 1 और ये इसका 2 कार्बन है, 3 4 5 6 2 3 4 5 6, 1 और 2 कार्बन में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो इस 2 कार्बन को मेरे को इधर लाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूं, बीटा फ्रुक्टोज को पलट देंगे। पलट देंगे ना, जैसे इनमें को ऊपर इनमें पलटा, मैंने नोट डाल के लिखवाया था, ये देखो है ना, हाँ ऐसा सर। मैं पलटूंगा। हाँ मैं देखो मैं पलटी मारता हूँ ना, पलटी मारने के लिए वापस से मुझे बनाना पड़ेगा। अब देखो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अगर हम लोग एक बार लिखना सीख गए तो बस फिर सीख गए। तो मैं भी बताने के लिए बार बार मैं लिख रहा हूँ। अब देखो क्या है इसमें, CH2OH H H OH OH H H OH H OH, ये तो ठीक है। अब इसको पलटना है, इधर पलटेंगे तो क्या होगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। अब देखो इधर OH ऊपर था सेकंड वाले कार्बन पे, तो OH नीचे आ जाएगा, CH2OH ऊपर चला जाएगा। थर्ड वाले कार्बन पर H नीचे था तो H ऊपर OH नीचे, फोर्थ वाले पर OH ऊपर H नीचे, फिफ्थ वाले पर CH2OH नीचे और H ऊपर। तो नंबरिंग अगेन करो, 2 1 2 3 4 5 6। अब देखो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाना है तो इनको रब करना पड़ेगा ऐसे। क्या बन गया, ये बन गया सुक्रोज। हाँ सर। हाँ ऐसे बनाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत दिमाग चलाने की जरूरत है, हम दिमाग चलाएंगे हमारा हो जाएगा। अब देखो मैंने तुम्हें बोला था सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, बोला था ऑल मोनोसेकेराइड ऑलिगोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग एक्सेप्ट सुक्रोज। तो तुम इसमें देख के पता लगाओ क्या सुक्रोज सही में नॉन रिड्यूसिंग है। स्ट्रक्चर तो मैं दिखाता हूँ, देखो एक बार नॉन रिड्यूसिंग है क्या। इसमें कोई ग्रुप मिल रहा है जिस पर OH और OR हो, नहीं। मिल रहा है किसी को, नहीं मिल रहा ना, तो हम बोलेंगे ये नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है। तो हमने जो इंपॉर्टेंट हमारे थे डाइसैकेराइड उनके बारे में बात कर ली, टेबल याद होगी तभी हम डाइसैकेराइड का स्ट्रक्चर बना पाएंगे। तो याद होने चाहिए हमें माल्टोज सुक्रोज और लैक्टोज। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। पॉलीसेकेराइड के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस यही बताऊंगा होते किसके बनते किसके। जैसे हम लोग 3 पॉलीसेकेराइड्स के बारे में बात करेंगे, एक तो बात करेंगे अमाइलोज। क्या होता है अमाइलोज, अमाइलोज क्या होता है, अमाइलोज देखो लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, जिसमें क्या होगा C1C4 लिंकेज होगा। मतलब अल्फा डी ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर है, उसमें C1C4 लिंकेज हो। अब तुम देखो इसको इमेजिन करो थोड़ा, ऐसा चलता जाएगा है ना, ये अल्फा डी ग्लूकोज हमारे चलता जा रहा है। अब ये तो C1 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 1 है, ये आगे 4 होगा। तो इनके बीच में क्या होगा, लिंकेज होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बोलो। हाँ सर। तो ये क्या बन रहा है हमारा,
क्या मिलेगा इससे? इससे मिलेगा अमाइलोज। ठीक है, तो कोई पूछे अमाइलोज का मोनोमेरिक यूनिट क्या है? अमाइलोज एक पॉलीमर है, बायोपॉलीमर है। तो इसका क्या होगा? तो हम बोलेंगे इसका जो मोनोमर होगा वो अल्फा डी ग्लूकोज होगा। ठीक है, ऐसे ही एक होता है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन क्या होता है? तो हम बोलेंगे ये ब्रांच्ड पॉलीमर होता है ना, ये सिर्फ लीनियर नहीं होता, ब्रांच्ड होता है। किसका होता है? तो हम बोलेंगे ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, है ना। इसमें दो तरह के लिंकेज होते हैं, एक तो होता है C1C4 लिंकेज, ये किसके लिए होता है? लीनियर के लिए होता है ना। C1C4 लिंकेज जो होता है लीनियर के लिए, एक लाइन बनाने के लिए, और एक होता है C1C6 लिंकेज, ये ब्रांच बढ़ाने के लिए, ये ब्रांचिंग के लिए होता है। दो तरह के लिंकेज होते हैं, C1C4 और C1C6। मतलब 1 वाला 6 कार्बन से भी कनेक्ट होगा। ठीक है, एक होता है थर्ड हमारे पास, लास्ट एक और पढ़ लेते हैं, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होते हैं? सेल्यूलोज इज लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। कौन सा होता है? C1C4 लिंकेज। बीटा डी ग्लूकोज बनाओ, C1C4 लिंकेज लगाओ, पॉलीमर होगा लीनियर वाला, तो उससे सेल्यूलोज बनेगा। ठीक है, जितना इतना समझने वाला पोर्शन था वो मैंने बता दिया है। अब देखो तुम्हें इस चैप्टर में तुम्हें खुद से क्या करना है। तुम्हारे पास शीट है बायो, क्या बोलते हैं इसको, बायोमोलिक्यूल का। हाँ सर, बायोमोलिकुलर पॉलीमर कंबाइंड। हाँ, कंबाइंड शीट होगा, है ना। देखो तो अब मैं तुम्हें ना मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, तुम्हें करना है क्या है। तुम्हें एक तो जिनके पास अगर शीट नहीं है, सॉफ्ट कॉपी में भी चाहिए होता है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम लैपटॉप से पढ़ लेंगे, तो मैं सॉफ्ट कॉपी भी तुम्हें दे देता हूँ, है ना। मैंने सॉफ्ट कॉपी भी ग्रुप पे सेंड कर दिया है। अब तुम्हें करना क्या है, देखो कार्बोहाइड्रेट में जो समझने वाला पोर्शन था वो तो मैंने पढ़ा दिया। एक बार शीट का थ्योरी रीड करना। इन लोगों ने कुछ कुछ रिएक्शन भी पढ़ाया है। रिएक्शन सारा वही है जो या तो अल्कोहल का होगा, या एल्डिहाइड का होगा, या कीटोन का होगा। क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है उस पे या तो OH ग्रुप है, या एल्डिहाइड है, या कीटोन है, तो इन तीनों में से कोई कोई रिएक्शन इनका एक तो वो पढ़ लेना। बाकी समझने वाला पोर्शन मैंने एकदम पूरा पढ़ा दिया है तुम्हें। अब तुम्हें है ना स्पेशली क्या करना है, हमारे को अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर दे रखे हैं इसमें, जिनको कंप्लीटली याद ही रखना होता है, तो वो रटना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर एक बार याद कर लें, बस इतना ही पढ़ना है। इसके बाद इसी शीट में आगे ना ये भी दे रखा है पॉलीमर, तो पॉलीमर को तो शीट से ना पढ़े, मेरा सजेशन तो यही है, पॉलीमर शीट से ना पढ़ के पॉलीमर को एनसीईआरटी से रीड करें। एनसीईआरटी से रीड करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। हमारे पास टाइम कितना है? 20 मिनट्स। ठीक है, हम क्या करें, अगर मैं रीड करके बताता तो 20 मिनट में मैं बता देता डी ब्लॉक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलो कोई नहीं, 20 मिनट जितना होता उतना बता देता हूँ, पेपर पे ऐड कर लेता हूँ 2-3। और किस किस सब्जेक्ट में तुम्हारा सिलेबस हो गया? जैसे केमिस्ट्री में तो हो ही गया है ऑलमोस्ट। सर फिजिक्स में नहीं सर, ऑल्टरनेटिंग बाकी करंट चल रहा है, मैथ्स में क्या फिर थ्योरी बाकी है। फिजिक्स में अल्टरनेटिंग करंट चल रहा है सर। मतलब केमिस्ट्री वाले ही हैं सबसे आगे? हाँ सर। हमेशा मैं ही रहता हूँ, हमेशा तीनों सब्जेक्ट में। लास्ट ईयर भी मैं ही था। अपन एकदम लास्ट में स्पीड पकड़ लेते, शुरू शुरू में धीरे पढ़ाते हैं, क्योंकि शुरू वाले चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं पढ़ाने के लिए, बाद वाले तो ठीक है। देखो डी ब्लॉक में है ना, देखो मैं तुम्हें डी ब्लॉक भी समझा देता हूँ, करना क्या है डी ब्लॉक में। देखो डी ब्लॉक के अंदर पहली चीज, एनसीईआरटी से डी ब्लॉक पढ़ लेना कंपाउंड्स वाले। जैसे मैं एक बार एनसीईआरटी देख ही लेता हूँ ना, क्योंकि वो तुम्हें ही पढ़ने पड़ेंगे। एनसीईआरटी डी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक अलग अलग दे रखा है ना। तुम्हें क्या करना है मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो एनसीईआरटी में क्या कर रखा है डी ब्लॉक के बारे में, ठीक है कुछ कुछ लिखा हुआ है वो कोई बात नहीं, हम कुछ चीजों के बारे में हम बात करेंगे। एनसीईआरटी में तुम्हें करना है डी ब्लॉक
देखो एनसीईआरटी में है ना, पता नहीं मैंने जो डाउनलोड करी है उसमें है ना सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट में ये डाइक्रोमेट दे रखा है इसको। अच्छा एक ही है क्या, एक ही दे रखा है एनसीईआरटी, ठीक है कोई नहीं। एनसीईआरटी में है ना जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड दे रखे होते हैं ना उनको तुम पढ़ लेना बस, और वो हार्डली है कितने कितने पेजेस, हार्डली है वो लास्ट के 4 पेज बस है ना, इससे ज्यादा नहीं है। जैसे ना हमने पढ़े थे ना पी ब्लॉक में इंपॉर्टेंट कंपाउंड लाइक H2S, H2O2, P4O6, P4O10, PCl3, वैसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी क्या है वो तुम पढ़े ना। इसके अलावा जो पॉइंट्स है, जो हमें कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं वो मैं बता देता हूँ है ना, तो जल्दी जल्दी उन पॉइंट्स को मैं कवर कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये पॉइंट मैंने तुम्हें कब बताया था, जब मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहा था मैंने तब भी बताया था है ना, वापस से मैं बता रहा हूँ ठीक है। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से होते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, सबसे ज्यादा अगर कहीं एक्सेप्शन है इसमें तो वो कहां पर है, डी ब्लॉक के अंदर कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी को याद है 3D सीरीज में कौन कौन एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं? कॉपर, क्रोमियम कॉपर, क्रोमियम एंड कॉपर, दो ही लोग हैं क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम इज 3d5 4s1 एंड कॉपर इज 3d10 4s1 है ना। अब आ जाते हैं 4D सीरीज पर। 4D सीरीज सबसे खतरनाक है। देखो 4D सीरीज में दुनिया भर के लोग हैं, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, यूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, क्या क्या है ये। नायोबियम बोलता है 4d4 5s1, ये बोलता है 4d5 5s1, ये बोलता है 4d7 5s1, ये बोलता है 4d8 5s1, ये बोलता है 4d10 5s0, ये बोलता है 4d10 5s1 ठीक है। और 5D सीरीज तो बेचारी सीधी है हमारी। 5D सीरीज में तुम देखोगे तो प्लेटिनम और गोल्ड बस। प्लेटिनम इज 5d9 6s1, गोल्ड इज 5d10 6s1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3D 4D 5D सीरीज में मिलाकर टोटल 10 लोग ऐसे हैं जिनके एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बाकी तुम देखोगे पूरे 3D 4D 5D सीरीज में मिलाकर कितने एलिमेंट्स होते हैं टोटल, बोलो। अबे ये नहीं पता क्या कर रहे हो, क्यों क्यों पढ़ाई करी फिर, 11 12 खत्म कर लिया तुम लोगों ने। 3D सीरीज में कितने एलिमेंट होते हैं डी ब्लॉक में, स्कैंडियम से जिंक तक कितने होते हैं? 10 होते हैं ना, तो 10 3D के, 10 4D के, 10 5D के, टोटल 30 होते हैं। 30 में से 10 लोगों का एक्सेप्शनल है कॉन्फ़िगरेशन, मतलब 1/3। 1/3 को तो हम एक्सेप्शन बोल ही नहीं सकते। मतलब मेरे को तो यही लगता है अब यार, मतलब 100 में से 33 लोग कुछ अलग काम कर रहे, 66 या 67 लोग अलग काम कर रहे, तो 33 वालों को एक्सेप्शनल थोड़ी बोलेंगे। एक्सेप्शनल तो बोलते हैं जो 1 2, बट कुछ भी है ये याद रखना है हमें है ना। अब हम बोलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल। ऐसा लिखने से बेटर है, ट्रांजिशन वर्ड बहुत खतरनाक है ना, ऐसा लिखते हैं ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल एंड कॉमा गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है ना। हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, एक्सेप्ट जिंक कैडमियम मर्क्यूरी आर हार्ड एंड लो वोलेटिलिटी है ना, लो वोलेटिलिटी, हार्ड होते हैं और ये वोलेटाइल नेचर नहीं होता, लो वोलेटाइल होते हैं। मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ना,
बट जिंक, कैडमियम, मरकरी तुमने देखा है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में मिलता है मरकरी, इसलिए इनको हम लोग कंसीडर नहीं करते। हार्ड कहाँ से होगा? मरकरी, मरकरी तो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ सर। अब बात करते हैं रेडियस का ऑर्डर की। तो देखो रेडियस तो तुम लोगों ने पढ़ी ही है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। रेडियस पढ़ी है पीरियोडिक टेबल में क्या? 3D सीरीज में तुमने पढ़ा होगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, है ना। फिर मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, पढ़ा होगा ने। और दूसरी चीज हाँ ये भी पढ़ी होगी, 3D से ज्यादा रेडियस 4D का होता है, 4D और 5D का रेडियस बराबर होता है। क्यों? क्यों क्यों होता है 4D 5D का बराबर रेडियस? हाँ, पुअर शील्डिंग या फिर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ये भी मैंने तुम्हें पढ़ाया है पीरियोडिक टेबल में। हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड। पीरियड में बात करें तो हम बोलेंगे इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट। उसमें भी ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ जनरली, जनरल ऑर्डर है, बहुत हार्ड रूल नहीं है। और इन ग्रुप बात करें तो इन ग्रुप तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन ग्रुप तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा है, वापस से पढ़ा रहे हैं। क्या होगा इन ग्रुप, वो तुम्हें याद नहीं होगा मुझे पता है। ग्रुप 3 में अलग ऑर्डर होता है, 4, 5, 6, 10 में अलग ऑर्डर होता है, ग्रुप 7, 8, 9, 11, 12 में अलग ऑर्डर होता है। ठीक है। ग्रुप 3 में क्या होता है? 3D, 4D, 5D ऐसा ऑर्डर होता है सीधा 3D order। सीरीज, हाँ है ना। सर। और ग्रुप 4, 5, 6, 10 में क्या होता है? 3, 5। चेंज हो जाता है ऑर्डर। और जो नेक्स्ट वाला है ग्रुप 5, 7, 8, 9, 11, 12 में ऐसा हो जाता है 5D, 3D, 4D। ठीक है। फिफ्थ हम लोग बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर सिंपल ऑक्सीडेशन, क्या लिख दें, ऑक्सीडेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। सिर्फ 3D सीरीज की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है। इन सभी की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे। स्कैंडियम की +3 होती है, टाइटेनियम की +3, +4 दोनों होती है, वेनेडियम +3, क्रोमियम +3, मैंगनीज की 2 होती है, आयरन +2, कोबाल्ट +2, निकल +2, कॉपर +1, जिंक +2। ये सारी क्या है? स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, हमें याद होनी चाहिए स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। अब एक चीज और है जो अपनी शीट में ही लिखी है, और वो चीज मैंने अपनी शीट में ही पढ़ी थी सबसे पहली बार, है ना। शीट की थ्योरी को भी मैं कभी कभी पढ़ लेता हूँ जब मैं फ्री रहता हूँ। तो मैंने देखो शीट में लिखी, ये चीज मैंने शीट में देखी है क्या? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 3D सीरीज कैन बी कैलकुलेटेड बाय n+2, है ना, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। और ब्रैकेट में लिख देता हूं नॉट क्रोमियम और कॉपर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो हम डायरेक्ट बोल दें क्रोमियम का +6 हाईएस्ट है, कॉपर का +2 हाईएस्ट है ना। अब जैसे मान लो मुझे निकालना आयरन का हाईएस्ट, तुम्हें मैं बता दूं आयरन के हाईएस्ट +6 होती है वैसे, बट आयरन का हाईएस्ट कैसे निकाल लेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, 26 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो मैंने लिख दिया। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो यहां से कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? बोलो। 6 होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन +2 मतलब 6।
तो 3D सीरीज में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो N+2 रूल लगाए, वेयर N इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम और कॉपर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट 6 पॉइंट हम लोग बात करते हैं, कलर ऑफ सॉल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में भी लिखा है, हमें याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है बहुत। दिखने में अजीब लग रहा है बट याद रखो भैया। देखो कलर ऑफ सॉल्ट में देखो क्या है, स्कैंडियम, अगर स्कैंडियम 3+ में है किसी सॉल्ट में, कॉपर +1 में है किसी सॉल्ट में, जिंक 2+ में है किसी सॉल्ट में, टाइटेनियम +4 में है किसी सॉल्ट में, तो वो होंगे कलरलेस, है ना। और अगर वेनेडियम 3+ में है, क्रोमियम 3+ में है, आयरन +2 में है, निकल +2 में है, तो ये होंगे ग्रीन कलर के। वेनेडियम +4 में है, क्रोमियम +2 में है, कोबाल्ट +3 में है, कॉपर +2 में है, तो ये लोग होंगे ब्लू कलर के। मैंगनीज 3+ और टाइटेनियम 3+ तो हमारा पर्पल कलर होता ही है ना, पर्पल वायलेट टाइप। और Mn2+ और कोबाल्ट 2+ पिंक कलर का होता है, और आयरन 3+ में येलो कलर का होता है। कलर याद रखें, कैसे भी रखें कलर याद रखें, एनसीईआरटी में भी लिखा है कलर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7th पॉइंट, मेरे जितने पॉइंट कवर करने थे मैंने कर ही दिए, क्या जल्दी जल्दी बता के। सर वो मतलब हर टाइप के सॉल्ट के लिए एप्लीकेबल है या फिर से कुछ स्पेसिफिक सॉल्ट? नहीं, जनरली हमसे ऐसा ही पूछा जाएगा कि ना कि क्रोमियम 3+ के सॉल्ट का कलर क्या होगा, इस तरह से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सर हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, या फिर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो हम बोलते हैं जनरली 3D से ज्यादा 4D, 4D से ज्यादा 5D की होती है ना। सेम ग्रुप में कंपेयर करें तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 5D वालों का सबसे ज्यादा होता है, 3D वालों का सबसे कम होता है। और हम बोलते हैं क्या, क्रोमियम हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किसमें, इन 3D सीरीज। और मॉलिब्डेनम हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन 4D सीरीज, और ऐसे टंगस्टन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन 5D सीरीज। तो इन सारे में पूरे डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका हुआ फिर, टंगस्टन का, है ना। और हम लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है उन सारे एलिमेंट में सबसे ज्यादा, सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, टंगस्टन का ही होता है। टंगस्टन का होता है ना, हम लोग ऐसा ही बोलते हैं, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। सम इंपॉर्टेंट अलॉय, अब इंपॉर्टेंट तो देखो, अब यार क्वेश्चन तो किससे भी आ सकते हैं ना, एनसीईआरटी में देख लो एक बार, एनसीईआरटी में अलॉय लिखे हैं क्या। बाकी मैंने अपनी तरफ से सम इंपॉर्टेंट अलॉय बना के लिखे हैं, मैं एक बार एनसीईआरटी में देख लेता हूँ। एनसीईआरटी में अगर लिखे हैं तो फिर तो याद रखने ही पड़ेंगे भाई साहब। दिया है सर। कितने दिए हैं, अलॉय फॉर्मेशन। कहाँ दिए, कहाँ लिखा है, सर बस एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है अलॉय फॉर्मेशन करके। उसमें ये 230 पेज पे है। 230 पे 230 हाँ दिख गया यार, मेरे 230 पे तो कुछ और ही लिखा है। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 230 में है। टेक्स्ट बुक के ठीक है बट एक सेकंड रुक ना, किस जगह लिखा है, किसके बाद लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल हाँ कंपाउंड। हाँ दिख गया दिख गया। देखो इसमें देखो एनसीईआरटी में देखो, मैं तुम्हें क्या क्या लिखवाने वाला था, मैं तुम्हें जो लिखवाने वाला था, मैं लिखवाने वाला था एक तो ब्रॉन्ज, एक में लिखवाने वाला था ब्रास, एक में लिखवाने वाला था सोल्डर, और एक लिखवाने वाला था मैं आर्टिफिशियल गोल्ड, है ना। इसमें एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है बताओ, एनसीईआरटी में देखो ब्रास लिखा और है ब्रॉन्ज दिया है। ब्रास ब्रॉन्ज। और ब्रॉन्ज लिखा है ना।
ठीक हाँ है। सर। तो जो एनसीईआरटी में लिखा है ना वो तो याद रखना ही रखना है। ये तो मतलब मान लो कि एनसीईआरटी में अगर ब्रॉन्ज और ब्रास लिखा है तो ये तो हमें याद होना ही चाहिए। तो हम बता दें, तो ब्रॉन्ज होता है वो कॉपर और टिन का होता है, ब्रास होता है वो कॉपर और जिंक का होता है, जो सोल्डर होता है वो कॉपर सॉरी लेड और टिन का होता है, जो आर्टिफिशियल गोल्ड होता है वो कॉपर और एल्यूमिनियम का होता है। एनसीईआरटी में इन पे मार्क किया है तो इनको याद रखे भैया, ठीक है। अच्छा हम लोग क्या करें अब, मैं सोच रहा हूं कि हम लोग मतलब तुम सभी लोग कब फ्री हो रहे हो, मतलब एकदम उससे क्या बोलते हैं प्री बोर्ड्स प्री बोर्ड्स, मंडे के बाद 21-22 तारीख तक हो जाएंगे। मतलब 22-23, मतलब हम लोग एक नेक्स्ट वीक और मान लें एक बार कि नेक्स्ट वीक के बाद तक तो सब हाँ फ्री सर। हो ही जाओगे, है ना। हाँ सर। यार अब मेरे पास एक तो तुम्हारी शीट नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत उसकी, मेरे को शीट ही नहीं मिल रही। क्या हुआ, क्या बोल रहा है? वॉइस कट रहा था सर आपका। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं। एक सेकंड रुकिए, मैं वापस से शीट एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, एक बार मैं शीट देख लेता हूँ। शीट है तुम्हारा और ईपी 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 ईपीपीआई में देख लेता हूँ शीट। क्वालिटेटिव केमिकल काइनेटिक्स सॉल्यूशन पी ब्लॉक सरफेस इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट डी एंड ए मेटलर्जी पी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन सॉल्यूशन नहीं है। ईपी ऑर्गेनिक स्टीरियोल्डेट, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। चलो बढ़िया, हमें शीट मिल गया। तो हमें क्या करना है, हम लोग है ना नेक्स्ट वीक में इसका शीट डिस्कस करेंगे। किसी के पास शीट नहीं है तो मैं भेज सकता हूँ सॉफ्ट कॉपी, सभी के पास शीट है? हाँ सर मिली है शीट्स। मिली है तो अच्छी बात है। तो देखो हम लोग अभी है ना, अभी बीच बीच में मेरे को कुछ और लगेगा, वैसे तो हम लोग सब कुछ पढ़ ही चुके हैं। तो नेक्स्ट वीक तक हम लोग और कर लेते हैं कुछ कुछ, जैसे शीट डिस्कशन जो बचा है वो, फिर उसके बाद हम लोग उसके बाद से हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब रिवीजन कैसे करना है वो बता दिया जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो रिवीजन में भी तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे, एकदम छोड़ेंगे नहीं तुमको, टेंशन मत लो तुम। सर पहले 11 से स्टार्ट करेंगे क्या? यार मैं सोच रहा हूँ 11 से स्टार्ट कर दे, बट 11th में फिर तुम्हारा थ्योरी में मामला गोल हो तो ऐसा करेंगे, वो मैं बता दूंगा। अभी नेक्स्ट वीक एक बार हो जाए, फिर एक बार पूरा प्लानिंग कर ले, क्योंकि प्लानिंग सभी लोग एक साथ मिलके करेंगे ना, ऐसा थोड़ी मैं अलग चलूंगा दूसरे टीचर अलग चलेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। तो वैसा जो भी होगा बता देंगे तुम्हें, नेक्स्ट वीक तक मैं बता दूंगा, ठीक है। 11th 12th सभी का करेंगे रिवीजन, बिल्कुल 11th भी करेंगे और 12th भी करेंगे। चलो ठीक है, फिर ये शीट करके लेके आओ। मैं बता देता हूँ मिनिमम कितना करना है। हमारी जो शीट है एक ही शीट है, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव का, एक्सरसाइज 1